बाकी बातें बाद में। बढ़िया से ध्यान दो। यहां देखो, रसायन विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है ना, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग रसायनों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन के बारे में जानते हैं, अलग अलग तत्वों के बारे में जानते हैं, पदार्थों के बारे में जानते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान में रासायनिक चीजों के बारे में ही ज्यादातर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में जब हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर जाकर के अटकते हैं जहां पर कई प्रकार के रसायन जो हैं वो आपस में मिलने के बाद एक प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रक्रिया करते हैं, है ना, और नए चीजों का निर्माण कर देते हैं। आपस में अभिक्रिया या प्रतिक्रिया या प्रक्रिया करके वो क्या कर देते हैं? नए चीजों का निर्माण कर देते हैं। तो जब रसायन विज्ञान के अंतर्गत नई चीजें निर्मित होती हैं किन्हीं दो रसायनों, तत्वों या पदार्थों के मिलने के बाद, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलेगा और तीसरा नया चीज बना देगा तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले मूल पदार्थों के रासायनिक बंधन टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। देखो, ये चीज तो तुम लोगों को पता है कि कोई भी तत्व या पदार्थ है वो मूलभूत रूप से छोटे छोटे कणों का बना हुआ है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग प्रकार के रसायन या पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके वो कण अपने बंधन को तोड़ देते हैं और फिर दूसरे नए बंधन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसके मूल पदार्थों के रासायनिक बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। यानी उनका केमिकल फॉर्मेशन जो रहता है वो टूट जाता है और उसके बाद नए बंध बनते हैं। तो इससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिससे बिल्कुल नया पदार्थ सामने आता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को एक बिल्कुल नया पदार्थ देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि पहले मौजूद नहीं था। ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही हुआ तो वो नया पदार्थ हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। इसका बहुत सारा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि तुम लोग देखते हो पानी तुम लोग देखते हो और उसके बाद हमारे घर में साबुन या सर्फ पाया जाता है ना। तो पानी में जब हम लोग साबुन या सर्फ को घोलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, झाग, है ना। तो वो नया पदार्थ हो गया ना, जो कि साबुन और पानी पहले से पड़ा हुआ था वहां पर अलग अलग, तो झाग हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही पानी में हम लोगों ने सर्फ या साबुन को डाला तो उसमें एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? झाग कहते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा हजारों एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। उसमें पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधनों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिससे बिल्कुल नया पदार्थ सामने आता है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला है अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, इन्हें समीकरण में हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग किस चीज का निर्माण करते हैं? एक रासायनिक समीकरण का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग दर्शाते हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जब हम लोग उसमें रसायनों के बारे में लिखते हैं तो जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उसको हमेशा दाएं तरफ लिखा जाएगा और जिन दो पदार्थों का आपस में मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको बाएं तरफ लिखा जाएगा। तो जो पदार्थ आपस में प्रक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसको अभिकारक कहते हैं और इसको किस तरफ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज आ जाता है उत्पाद। उत्पाद क्या चीज है? इन्हें रासायनिक समीकरण में हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। किस तरफ लिखा जाता है? दाईं ओर। अभिक्रिया के होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं और जिन दो रसायनों को आपस में मिलाने पर नया पदार्थ का निर्माण होगा उन दोनों अभिकारक कहलाएंगे। उन दोनों को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। वो अभिकारक कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो जो पदार्थ आपस में मिल करके केमिकल रिएक्शन करेगा वो अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है तो वहां हम लोगों को ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। जैसे यहां पर देखो 2H2 प्लस O2, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके 2H2O बना दिया, इधर जल बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या था, अभिकारक था, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाईं तरफ लिखा गया है। और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने पर क्या बना है, पानी बना है ना, तो इसको दाईं तरफ लिखा गया है, ये उत्पाद कहलाएगा। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं तथा पानी क्या है, उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, रासायनिक प्रक्रिया एक ही प्रकार का नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कई प्रकार का होता है ना, अलग अलग प्रकार है इसका, जिससे हम लोगों को ये प्रक्रियाएं अभिक्रियाएं समझने में आसानी होती है। अब किस किस प्रकार का होता है, सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना तो कई सारे नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, यानी 1 2 3, संख्या ज्यादा कम भी हो सकती है। लेकिन जब दो अभिकारक मिलकर के सिर्फ एक ठो उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि तुम लोग यहां पर देख सकते हो, अगर हम लोग कोयले को जलाते हैं, कोयला क्या है, कार्बन है, कार्बन ही है कि नहीं, तो कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले को कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहां देखो C प्लस O2, C हो गया कार्बन, O2 हो गया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल करके अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो C और O2 क्या हो गया, अभिकारक, और उत्पाद क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें देखो दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक केठो चीज ना बनाया, सिर्फ CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया और कुछ नहीं बनाया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में अभी हम लोग क्या देखे कि इसमें दो अलग रासायनिक पदार्थ आपस में मिले और एक तीसरा नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, लेकिन एक ही पदार्थ का, ठीक है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। क्या विपरीत हो जाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में बदल जाता है। इसमें अभिकारक एक ठो ही रहेगा, अभिकारक कैठो रहेगा, एक ठो, वो टूट करके वो दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाएगा, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद तैयार कर देगा। कैसे, अब यहां पर देखो कैसे बदल जाता है। इसके लिए गर्मी, प्रकाश या बिजली की जरूरत होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब नए पदार्थ का निर्माण होगा तो हम लोगों को दो अभिकारक चाहिए, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या है, पदार्थ तो इक्केठो है। अब वो एक पदार्थ बिना किसी दूसरे चीज से रिएक्शन किए कैसे टूट सकता है, तो उस चीज के फॉर्मेशन के लिए उसको क्या चाहिए, या तो गर्मी चाहिए, या रोशनी चाहिए, या बिजली चाहिए, है ना। इन तीनों के प्रभाव के पड़ने के कारण वो अपने बंधनों को तोड़ देगा और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उसका टूटना, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो टूट करके दो या दो से ज्यादा रूपों में बढ़ जाता है। अब तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में एक से ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग विस्थापित कर देता है। बात समझ में आया, इसमें कोई क्रियाशील तत्व रहेगा। क्रियाशील तत्व मतलब क्या हुआ, जो क्रिया करेगा किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर के, तो वो क्या करेगा, ज्यादा क्रियाशील तत्व जो रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग विस्थापित कर देगा, यानी उसको अलग कर देगा, बिल्कुल, यानी विस्थापित कर देगा। इसलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कि देखो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो वो क्या करेगा पता है, वो कॉपर सल्फेट को ही अलग कर देगा, है ना, कॉपर को अलग कर देगा। कैसे, यहां पर देखो जैसे Fe है लोहा, CuSO4 है कॉपर सल्फेट, है ना, तो FeSO4 एक हो गया और C4 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जहां पर लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, यहां पर लोहा क्या काम किया, कॉपर को ही उसके जगह से हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो है उत्पाद के रूप में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है पदार्थ,
ठीक है, यानी जो पहले मौजूद था अभिकारक के रूप में, उसमें से विस्थापित होकर के वो अलग हो जाता है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि यानी इसमें द्वि लगा हुआ है, मतलब 2 बार विस्थापन हो जाएगा इसमें। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है और 2 नए यौगिक बन जाते हैं। इसमें हमेशा कितना यौगिक बनेगा? 2 नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर हम लोग आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? Na2SO4 प्लस BaCl2। फिर उसके बाद अभिक्रिया हो गई यहां पर इन दोनों के बीच में, अभिक्रिया होकर के उत्पाद में क्या बना? BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना। इसमें 2 विस्थापन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 2 यौगिक का निर्माण हो गया, देख सकते हो तुम लोग, है ना। 2 यौगिक है ना, यहां देखो BaSO4 और प्लस 2NaCl। ठीक है, पांचवा है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, उपचयन और अपचयन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन। मुख्य रूप से उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा या ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन दोनों जब एक साथ होने लग जाएगा ना, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। हमारे आसपास हर वक्त रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं हमारे आसपास? नहीं, यहां पर रुको, उपचयन बता दिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, वो उपचयन कहलाएगा। अपचयन छूट गया था। अपचयन क्या है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ करती हैं तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी उपचयन यहां से यहां तक है, इस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और अपचयन में ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, बस इतना ही अंतर है। उपचयन में हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। बस इतनी सी अभिक्रिया में अंतर है। अब जब ये दोनों साथ साथ होती हैं तो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन और अपचयन जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन में अंतर समझ में आया ना। उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। सही बोल रहे हैं? नहीं, ध्यान दो। यहां पर देखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, यह अपचयन होगा। ठीक है, और उसके बाद जिसमें कि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, वो उपचयन कहलाएगा। दोनों में अंतर है, यही पॉइंट पर जाकर के फंस जाओगे। उपचयन को याद रखना, उपचयन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। उपचयन में हाइड्रोजन निकलेगा और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये अंतर है इनके बीच में। इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, हमारे आसपास हर वक्त रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया हमारे चारों तरफ होते रहता है। उसमें से एक रासायनिक अभिक्रिया है लोहे पर जंग का लगना। लोहे में जंग लगता है ना, वो किस कारण से लगता है? नमी के कारण लग जाता है ना। नमी के प्रभाव से उसमें जंग का निर्माण हो जाता है, तुम लोगों को बताया भी है पहले। उसी तरह से भोजन का पचना, भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे रासायनिक तत्व मौजूद हैं। उनमें से एक जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ट्राइप्सिन, पेप्सिन, ये सब हमारे भोजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उनके जटिल स्वरूप को तोड़ करके सरल रूप में बना देते हैं उसको, है ना, जिससे उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद भोजन पचने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच करके ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण कर देता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए भोजन का पचना दिया हुआ है। उसके बाद है दूध से दही का बनना। दूध में जब हम लोग थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है ना। उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है और अभिक्रिया करने के बाद हम लोगों को दही देखने को मिलता है। उसी तरह सांस लेने के बाद ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करता है और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है।
हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत सारा हम लोग अपने आसपास जो होता है उसके बारे में जान गए, लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाना बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है इस बात को पता करने के लिए इसमें कुछ मुख्य संकेत हैं। उन संकेतों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। जैसे देखो, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। जो पदार्थ रिएक्शन करेगा उसके अवस्था में बदलाव आ जाएगा। कैसे? अगर वो गैसीय अवस्था में है, हो सकता है वो जलीय अवस्था में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, है ना। अवस्था बदल गया ना वैसे कंडीशन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। उसी तरह कोई लिक्विड है, वो गैसीय अवस्था में चले गया, तो वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, उसी तरह से रंग में बदलना। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बहुत बार चीजों का रंग बदल जाता है। कैसे? तो हम लोग इसको घर में एक छोटे से एग्जांपल से करके देख सकते हो। अगर एक ग्लास ले लो कांच का, उसमें पानी डाल दो, पानी में क्या करो, हल्दी का पाउडर घोल दो, ठीक है। हल्दी पाउडर जैसे ही घोलेंगे उस पानी में, तो उस पानी का रंग कैसा हो जाएगा? पानी का रंग कैसा हो जाएगा? हल्दी के कलर का हो जाएगा, है ना, यानी कि येलो कलर का हो जाएगा वो। उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को कैसे देख सकते हैं? जब उसमें हम लोग सर्फ का पानी थोड़ा सा डाल देंगे, है ना, या सर्फ डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो हल्दी का जो पानी है वो तुरंत ही रंग बदल करके क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि रंग बदलने पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद है किसी गैस का निकलना या फिर बुलबुले उठना। कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें गैस का निर्माण भी हो जाता है, बुलबुले निकलने लग जाते हैं। तापमान का बदलना। इसी तरह से कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो हीट जनरेट कर देता है, यानी कि गर्मी उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो तापमान का बदलना भी क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, सिर्फ तापमान का बढ़ना ही नहीं, अचानक से तापमान बढ़ जाएगा या हो सकता है अचानक से तापमान घट जाए, ठीक है। तापमान का बढ़ना या घटना दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है। तो इन कुछ पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था जिससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे।